छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान किसानों की कर्ज माफी, नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफी किए जाएंगे। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि चिटफंड का पैसा गरीबों को लौटाएंगे। उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में नक्सलवाद बढ़ा। वहीं कांग्रेस विधायक दीपक वैद ने भी कहा कि भाजपा सरकार ने बस्तर के विधायकों से नक्सल मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की। दीपक वैद ने झीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि एसआईटी की जांच से भाजपा घबरा गई है और अब दोषी जेल जाएंगे। दीपक वैद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बंदूक की नोक पर किसानों की जमीन हड़पी। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नक्सलवाद कांग्रेस सरकार की देन है। भाजपा सरकार ने सरगुजा में नक्सलवाद खत्म किया और बस्तर में भी नक्सलवाद खत्म करने के लिए विकास कार्य किए। कौशिक ने एसआईटी गठित करने को भी दुर्भाग्यजनक बताया। कौशिक ने ये तक कहा कि जिस अधिकारी के चाल चरित्र पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गिरफ्तारी की मांग की गई थी, आज वही अधिकारी प्रिय हो गए हैं। इधर अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने सत्ता पक्ष के आधे सदस्यों की गैर मौजूदगी पर भी सरकार को घेरा। भाजपा सदस्यों ने इसे राज्यपाल और सदन का अपमान बताया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने पूर्व सीएम रमन सिंह के सदन में उपस्थित नहीं रहने पर भी सवाल उठाया। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि पहले जो सदन के नेता थे आज वो अनुपस्थित हैं। भूपेश बघेल ये कहने से भी नहीं चूके कि पहले बैटिंग करते थे और फिर गायब हो जाते थे। दूसरा नक्सलियों के मामले में भी गले लगाने के बाद वो अपने मां से करें। मैंने कहा वो सोच भी लिए और बोल भी दिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नक्सलियों को गले लगाऊंगा। हमने भी इन 20 दिनों में 14 बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें किसानों की ऋण माफ़ी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, लौंडी गुणा में जमीन वापसी का मामला, तमाम निर्णय लगातार हम लोग लेते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने शराबबंदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। वहीं सीएम ने कहा कि चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो या शराबबंदी का, जो पहले की व्यवस्था है वो चलती रहेगी, भले ही इसमें साल भर क्यों न लग जाए। भूपेश बघेल ने भरोसा दिलाया कि चर्चा करने के बाद और विश्वास में लेने के बाद ही सरकार कदम उठाएगी। सरकार ने कमेटी भी बनाई है। शराब एक सामाजिक बुराई है और सरकार के साथ ही समाज को भी आगे आना होगा। वहीं कमेटी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल किया कि जब पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई है तो समिति क्यों बनाई जा रही है। तो शराब का मामला हो, शराब में ये सामाजिक बुराई है। सरकार एक झटके में निर्णय ले ले तो समाज में उसका क्या असर पड़ेगा, तो एक वातावरण बनाने का उसका है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र विपक्ष के हंगामे और भारी शोर शराबे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज विधानसभा में 22,347 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेता आसंदी की सीट तक पहुंच गए और बवाल करने लगे। इसी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट के साथ साथ कई और विधेयक भी पास कराए गए। हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बन गई हैं। स्पीकर एनपी प्रजापति ने सदन के बहुमत के आधार पर उनके नाम का ऐलान किया। हालांकि विपक्ष ने हिना कांवरे के निर्वाचन को असंवैधानिक बताते हुए विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। विपक्ष ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति से करने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के निर्वाचन को असंवैधानिक बताया और इसे लेकर विधि विशेषज्ञों से भी सलाह लेने की बात कही। ढंग से उनका चुनाव, जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया है, हम मानते ही नहीं है कि वो वैध हुआ, गलत ढंग से हुआ। वैसे उन्होंने उपाध्यक्ष का निर्वाचन मनमाने तरीके से घोषित कर दिया कि कार्रवाई आगे बढ़ गई और उपाध्यक्ष घोषित। ये भी अलोकतांत्रिक है, अवैध है। लोकतंत्र का गला हम घुटने नहीं देंगे, ऐसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और उसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार करेंगे। विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज की शिकायत, शिवराज सिंह पर विशेषाधिकार हनन की शिकायत। सपा और कांग्रेस विधायक ने यह शिकायत की है। शिवराज पर असंसदीय भाषा का
आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष को डॉन कहने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से शिवराज की शिकायत की गई है। शिवराज सिंह पर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की गई है। आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस विधायक ने ये शिकायत की है और शिवराज पर असंसदीय भाषा का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष को डॉन कहने का आरोप लगा है। तो चलिए विधानसभा से जुड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ संजय शर्मा हैं और भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करेंगे। सुधीर, चूंकि आज से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था? बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर बात करें पूरे विधानसभा की कार्रवाई की 4 दिनों की, आज महत्वपूर्ण दिन जरूर था। विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज हुआ, इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। पर लेकिन जिस तरीके से विधानसभा पिछले 3 दिनों से लगातार चलती हुई नजर आई, 4 दिनों से माफ कीजिएगा, उसको देखकर यह बिल्कुल साफ लगा कि विधानसभा का सत्र भले पूरा चलेगा या ना चले, पर लेकिन सरकार 5 साल किस तरीके से चलेगी कांग्रेस की अच्छी तरीके से मालूम है और पूरा फोकस जो है कांग्रेस का सरकार चलाने को लेकर है। यह भी जाती है कि पिछले सरकार के दौरान जब बीजेपी जो काम किया करती थी, खासकर बीजेपी ने विधानसभा चलाने को लेकर जो सिलेबस तैयार किया था, उसको यह लगता है कि सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस ने पूरी तरह घोट कर पी लिया है और यही वजह है कि हंगामे के बीच में लगातार जो जरूरी कामकाज है उसको निपटाया गया। यह एक कांग्रेस ने शायद बीजेपी की पुरानी सरकार से सीख ली थी और यही वजह थी कि आज जब बीजेपी के जो विधायक थे वो उपाध्यक्ष की प्रक्रिया को लेकर जब सवाल उठा रहे थे, उसको असंवैधानिक करा रहे थे और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार अड़े हुए थे, उसी दौरान जरूरी जो कामकाज थे उनको कांग्रेस के द्वारा निपटाया गया था। न केवल विधानसभा उपाध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई, अनुपूरक बजट को भी पेश किया गया, उसको पास भी कराया गया। ये तमाम ऐसी प्रक्रिया थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के में हंगामा लगातार देखने को मिला। पिछले 3 दिनों की पूरी कार्रवाई की बात करें तो अगर पहला दिन जहां विधायकों की शपथ थी, उसके अलावा लगातार 2 दिन, चाहे वो अध्यक्ष के निर्वाचन की बात हो या फिर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बात हो, लगातार हंगामा देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले सत्र में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि आने वाले 5 साल जो है विधानसभा की कार्रवाई कम से कम सुचारू रूप से तो नहीं चलने वाली है। सरकार भले ही चले पर लेकिन विधानसभा की कार्रवाई तय समय पूरा करेगी, इस बात को लेकर संशय। और आज की विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसको पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए जिस तरीके की स्थिति है उससे बड़ा मुश्किल होगा आने वाले समय में भी, क्योंकि हंगामे की स्थिति लगातार विपक्ष जो है वो खड़ा करेगा। संजय शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही, महालेखाकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट दी, एक बड़ी घोटाले की खबर इसमें निकलकर सामने आई है। ज्योति, आज महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है और सदन में पेश होने के बाद महालेखाकार स्वयं उपस्थित हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह की गड़बड़ियां पिछले सरकार के कार्यकाल में हुई है, 2017 में हुई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था ये एक था कि ट्राइबल डिपार्टमेंट 21 स्कूलों को 1 करोड़ 40 लाख अनुदान दे चुका, उन स्कूलों को जो स्कूल हैं ही नहीं, कहीं मौजूद नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कागज पे हुआ और उसके बाद उन स्कूलों को अनुदान जारी कर दिया गया और लगातार अनुदान दिया गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दे दिया गया उन गरीब आदिवासी बच्चों के नाम पर जो वहाँ पढ़ ही नहीं रहे, वो स्कूल ही नहीं है। तो इसमें जो है कुछ सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स मिले हुए थे, एक सहायक आयुक्त है और 13 करीब जो निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी शिनाख्त की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। तो उसमें अब FIR भी हो चुका है। तो ये एक बड़ा मामला उन्होंने खुलासा किया। दूसरा जो प्रोक्योरमेंट का हमारे यहाँ पर जैसे 10 लाख रुपए से अधिक की खरीदी होनी है तो एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था कि उस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ये सारा प्रक्रिया की जाएगी, इसमें टेंडर डाले जाएंगे, इसमें वर्क ऑर्डर निकलेगा, सब कुछ एक प्रक्रिया बनाई गई थी, एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ, इसका संचालन चिप्स के जिम्मे था और चिप्स ने क्या किया, 4 बिंदुओं पर तो वो सिस्टम, कुल 8 सिस्टम के तहत इसको काम करना था, 4 सिस्टम काम करते रहे, 4 सिस्टम बाद वाले नहीं काम कर रहे थे। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हाँ ये सब सारे काम कर रहे हैं और सारा काम शुरू कर दिया प्रोक्योरमेंट का। करीब 4600 करोड़ रुपए का काम को लेकर CAG ने सवाल उठाया है कि इसमें बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी दिख रही है। उसमें टेंडर तो आते तो थे लेकिन जो ऑर्डर है वो हाथ से मैनुअली दिया जाता था। एक तो ये गड़बड़ी हो रही थी, उसको मैनुअली बना के बाद में डाला जाता था सिस्टम पे। दूसरा ये हो रहा था कि कुछ कंप्यूटर तय थे, उसी कंप्यूटर पे टेंडर आते थे, उसी कंप्यूटर से टेंडर सारे जमा होते थे और उसी कंप्यूटर से वर्क ऑर्डर भी जारी होते थे।
सीएजी का कहना है कि जब आपने कुछ ही कंप्यूटर पे सारा कुछ किया है तो इसमें गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है वो बाहर से टेंडर भरेगा, वो किसी भी कंप्यूटर से भरेगा, वो आपके वहाँ पर सिस्टम में लगे हुए कंप्यूटर में आके टेंडर नहीं भरेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके सिस्टम में आया है और वहाँ से भर रहा है, तो यहाँ पर फिर पारदर्शिता का मामला है। तो ये एक बड़ा एक खुलासा संजय जी इसी पे जानकारी मैं आपसे और लूं, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है पिछली सरकार में, अब नई सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे इसकी रिकवरी की जाएगी, कैसे इस घोटाले से पर्दाफाश किया जाएगा? ये एक बड़ी चुनौती नहीं है इस वक्त की जो सरकार पर? देखिए, खुलासा तो सीएजी ने कर दिया, पर्दाफाश सीएजी ने कर दिया है, अब आगे की कार्रवाई होगी और फिर इसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें कितना दूर तक घोटाला है, क्योंकि सबको घोटाला नहीं कहा जा सकता पर कुछ प्रक्रियागत अनियमितता है, गड़बड़ियां दिख रही है। तो इसमें गड़बड़ियों में कितना घोटाला था और कितना सिर्फ गड़बड़ी का मामला है, ये अभी चेक होना बाकी है। तो अभी ये सदन में आया है विधानसभा में, विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है जिसके पास सीएजी की रिपोर्ट जाती है, लोक लेखा समिति फिर उसकी जांच करती है, जांच करने के बाद संबंधित विभागों को और संबंधित अधिकारियों को तलब कर सकती है लोक लेखा समिति, और उसके बाद फिर लोक लेखा समिति जब सिफारिश करेगी कि इसमें क्या करना है, तब आगे की कार्रवाई सरकार को करनी है। सरकार ने भी आज कह दिया है कि जो गड़बड़ी दिख रही है उसे ठीक किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य से जुड़ी जो रिपोर्ट थी उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी विधानसभा अध्यक्ष पर डॉन कहने का जो मामला था ये क्या था, इसको लेकर किस तरीके की जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर बीजेपी के विधायकों ने जब विधानसभा अध्यक्ष से सवाल उठाए थे, क्योंकि जगदीश देवड़ा के जो फॉर्म था उसका जिक्र जरूर किया गया था, पर लेकिन उसको प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। निर्वाचन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सदस्य मांग कर रहे थे और उस दौरान जो पहली सूचना थी उसको जब पढ़ा जाने लगा था, उसके बाद में ये आपत्ति बीजेपी के सदस्यों ने जताई थी कि उनकी ओर से जो उपाध्यक्ष के लिए जो दावा पेश किया गया है उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं सदन के अंदर होना चाहिए। जो पहली सूचना थी उसका जिक्र किया गया था, उसके बाद सदन में लगातार हंगामा देखने को मिला और आसंदी के ऊपर बीजेपी विधायकों के द्वारा सवाल उठाए जाने लगे। खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको रोका गया जब वो बीच में खड़े हुए। अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि जब अध्यक्ष खड़े हुए तो कम से कम उनको नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी सदस्य क्यों ना हो। इसके अलावा जो संसदीय मान्यताओं का हवाला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा की ओर से दिया गया था, उनकी भी कहीं ना कहीं अनसुनी की गई थी, जिसके बाद बीजेपी लगातार नारेबाजी करती रही। आसंदी के ऊपर सीधे तौर पर पक्षपात के आरोप लगाए गए और यह कहा गया कि आसंदी जो है मनमाने ढंग से, या फिर कहना चाहिए कि केवल तानाशाही रवैये से पूरी विधानसभा की कार्रवाई को चला रही है। और इसी दौरान अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग चलती रही। बीच में जो भाषण था उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसदीय भाषा का जिस तरीके से उपयोग किया था उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई थी और उनके साथ में समाजवादी पार्टी के जो विधायक है राय शुक्ला, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत विशेषाधिकार समिति को की है। और इस पूरे मामले पर यह कहा गया कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है वो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार का मामला बनता है, विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार का मामला बनता है। ऐसे में इस पूरे मामले की शिकायत विशेषाधिकार समिति के पास में की गई और इस पूरे मामले में आगे सुनवाई की जानी है। देखना होगा कि विशेषाधिकार समिति इस पूरे मामले में क्या कुछ निर्णय लेती है। चलिए, कुछ और भी सवाल मैं आपसे करूंगी। विधानसभा से जुड़े संजय शर्मा भी हमारे साथ में न्यूज रूम से बने हुए हैं लगातार। संजय जी, स्वास्थ्य को लेकर भी रिपोर्ट दी गई, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, दवाइयों का अभाव है। एक तरफ जब सरकार ने कहा कि बहुत ज्यादा विस्तार किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, ऐसे में जब इस तरीके की रिपोर्ट सदन पे आई तो क्या समझे इसे हम? ने दे दी है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं। सीएजी ने यह भी कहा कि 40 से 75% तक CHCs जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर दवाओं की कमी है। वो रेफरल सेंटर भी नहीं बन पाए क्योंकि कायदे से जब PHC, जब नीचे का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कोई मरीज आए और उनको लगे तो वो रेफर कर सके कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। और आमतौर पे ये देखा गया कि डिलीवरी जैसे छोटे मामले जिनको गांव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे अधिकतम निपटाया जा सकता है वो भी नहीं हो रहे हैं। 50% जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनको रेफरल यूनिट नहीं बनाया जा सका। तो इसको लेकर सीएजी ने कड़ी आपत्ति जताई। सीएजी ने ये भी आपत्ति जताई कि जो एक मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन बनाया गया है जो दवाओं और उपकरणों की खरीदी करता है, ये कॉरपोरेशन टाइम पे दवा नहीं खरीद सकता, टाइम पे उपकरण नहीं दे सकता। अस्पतालों में एक तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं होने के कारण वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। प्राइवेट में जा रहे हैं वो अलग। अब जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ पर दवा नहीं है, दवा है तो उपकरण नहीं है। इस टाइप की स्थिति बनी हुई है।
सीएजी ने सारी जांच की और कहा कि ये जो मामला है ये मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की गड़बड़ियों का नतीजा है। वो टाइम पे चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की एक और गड़बड़ी भी सीएजी ने दी, जिसमें ये बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनको इसलिए देने पड़ गए इनकम टैक्स वाले को क्योंकि उन्होंने टाइम पर रिटर्न दाखिल नहीं किया। तो ये इस टाइप की गड़बड़ियां भी उसमें स्वास्थ्य को लेकर उजागर की गई। बिल्कुल सुधीर, चूंकि एक चीज हमें साफ तौर पर समझ में आ रही है, सुधीर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की तस्वीर है, बराबर विपक्ष भी बड़ा मजबूत है। ऐसे में आगे के समय में सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि अगर मुद्दे से भी भटक कर विपक्ष हंगामे की स्थिति निर्मित करता है तो सरकार अपना काम चलाएगी कैसे? इससे निपटने के लिए भी उनको एक रणनीति के साथ अगली बार सदन में आना होगा। देखिए बिल्कुल ज्योति, मैंने कहा कि जब पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी सरकार ने खासकर विधानसभा के अध्यक्ष सत्ता पक्ष का जो रुख लगातार बीजेपी का रहा था, लगभग उसी पैटर्न पर इस बार पिछले 4 दिनों की विधानसभा की कार्रवाई चली है। यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी का विधानसभा चलाने का जो सिलेबस था उसको पूरी तरह घोटकर पी लिया है। और ये बात अच्छी तरीके से कमलनाथ जाते हैं कि सरकार की जरूरी कामकाज जो है वो हंगामे के बीच में किस तरीके से निपटाए जाते हैं। आज पूरे सदन की कार्रवाई को देखकर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया हो या फिर अनुपूरक बजट को पास कराना हो, राज्यपाल के अभिभाषण की अगर हम बात करें, ये तमाम इन बातों को मंजूरी दिलवाना एक बात को स्पष्ट करता है कि विधानसभा की कार्रवाई भले पूरी ना चले, पर लेकिन कमलनाथ ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 साल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार कैसे चलानी है। बीजेपी को अब ये तैयारी करनी है कि जो उसका पुराना पैटर्न था, खासकर हंगामे के दौरान जो कार्रवाई को लगातार चलाते रहना या फिर हंगामा लगातार करने रहता। 15 साल के बाद विपक्ष की भूमिका में बीजेपी और सत्ता पक्ष में रहते हुए लगातार जो काम बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस अच्छी तरीके से उन कामों को जानती है। ऐसे में एडवांस कोर्स की जरूरत शायद अब बीजेपी को नजर आएगी विधानसभा के अंदर, अगर कार्रवाई को लगातार चलाना है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट बना चुकी है कि जरूरी कामकाज को किस तरीके से निपटाया जाए, और अगर विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना है तो कम से कम विपक्ष का सहयोग जरूर लगेगा। अगर विपक्ष हंगामा करता है तो बिल्कुल मंशा जाहिर कर दी है 4 दिनों के दौरान कि सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे, बहुमत के आधार पर जो है जरूरी विधेयक पास कराए जाएंगे, सरकार की जो जरूरतें हैं उनको जरूर पूरा विधानसभा के अंदर पूरा कराया जाएगा। और उसके बाद भी अगर हंगामा जारी रहता है तो तस्वीर सबके सामने है कि आज जो तस्वीर उभर कर आई है, आने वाले 5 साल में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ऐसी तस्वीर द्वारा फिर से नजर आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर। संजय जी, अगर हम छत्तीसगढ़ विधानसभा को देखें, सत्ता परिवर्तन के बाद बहुमत से कांग्रेस यहां पर काबिज हुई है, विपक्ष के पास महज कुछ सीट ही बच पाई थी। ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी, इसके अलावा जो कामकाज था या सदन की जो तस्वीर थी, चूंकि ये पहला सत्र था, कैसा रहा पूरा, कमोबेश कैसी रही जो दिन थे सदन? देखिए, ये जो आज सदन का आखिरी दिन हो गया, हालांकि कल तक की तारीख थी लेकिन एक दिन पहले इसको खत्म कर दिया गया है सत्र को, लेकिन इसे विस्तारित सत्र बताया गया है। और अब बजट सत्र जो है 8 फरवरी से शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो एक तरह से इसको विस्तारित कर दिया गया है, 8 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया है इस सत्र को। अब रहा सवाल आज के जो कामकाज हैं, आज राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होना था, तो चर्चा हुई, बातें हुई, दोनों पक्षों ने बातें रखी। इसमें जो है विपक्ष की ओर से एक बात पे आपत्ति जताई गई, जब राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन पे चर्चा हो रही थी और जब सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, भूपेश बघेल जब बोलने के लिए आए, तो विपक्ष की ओर से बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने इस बात पर सख्त आपत्ति जताई कि जब मुख्यमंत्री जब धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने के लिए आ गए हैं और सदन में मंत्रीगण नहीं है, बहुत सारे विधायक नहीं है, तो ये एक तरह से राज्यपाल का अपमान है और ये आसंदी का भी अपमान है, अध्यक्ष का भी अपमान है। हालांकि फिर दोनों पक्षों से नोक-झोंक हुई और ये कहा गया कि अगर यही देखना है, परंपरा ही देखना है, तो फिर आपके पुराने मुख्यमंत्री और जो आपके नेता हैं वो कहाँ हैं, वो किधर गए, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी राज्यपाल के अभिभाषण पे, धन्यवाद ज्ञापन पे। तो इस तरह की बातें होती रही। एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि विपक्ष की ओर से जो अभिभाषण है उस पर कुछ संशोधन लाए गए थे, संशोधन पे चर्चा होनी थी, बात होनी थी, मंत्रियों की तरफ से या संबंधित जो सत्ता पक्ष है उसको बताना था कि इस संशोधन का क्या किया जाए, लेकिन वो सारे संशोधन एक साथ उठाकर आसंदी के सामने आ गए और आसंदी ने उसके पक्ष या विपक्ष में मत विभाजन करा दिया। तो एक तरह से सारे संशोधन एक साथ खारिज हो गए बिना किसी चर्चा के। बिल्कुल, इसको लेकर भी विपक्ष ने बहुत ये तस्वीर इस बार देखने को मिली है। अब अगली बार जब बजट सत्र में विधानसभा लगेगी तो तस्वीर का एक नया रूप सामने होगा। संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ में। सुधीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, विधानसभा से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव समितियों का पुनर्गठन, भूपेश बघेल बने प्रदेश चुनाव समिति के चेयरमैन।
चुनाव अभियान समिति के भी चेयरमैन होंगे भूपेश बघेल। चुनाव समन्वय समिति का भी पुनर्गठन किया गया। मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का नए सिरे से गठन। इलेक्शन पब्लिसिटी कमेटी का भी नए सिरे से गठन किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव समितियों का पुनर्गठन हुआ है। भूपेश बघेल बने हैं प्रदेश चुनाव समिति के चेयरमैन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय जी, देखिए ज्योति, जो जिस तरह का ये अब कांग्रेस ने तैयारी शुरू की है, लोकसभा का समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, मार्च में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है, ये सरकार को पता है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है और सरकार ने भी आज सदन में कोशिश की है कि जो ज़रूरी काम है वो निपटा लिए जाएं और लोकसभा की तैयारी में भिड़ा जाए। और अब जो है भूपेश बघेल भी अभी दिल्ली जाने वाले हैं। 2 दिनों का उनका दिल्ली का कार्यक्रम है। 2 दिन वो दिल्ली में रहेंगे, नेताओं से मार्गदर्शन लेंगे। अभी उनको चेयरमैन बना दिया गया है चुनाव के लिए, तो फिर एक तरह से ये उन्हीं के नेतृत्व में अब ये सारा चुनाव लड़ा जाएगा, सारी चीज़ें उनके नेतृत्व में की जाएंगी, ये भी पार्टी ने बता दिया है। और पार्टी को शायद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने जिस तरह के काम किए थे और कांग्रेस को इतना भारी बहुमत दिलाकर ले आए हैं, कांग्रेस को लगता है कि इन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो फिर से लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि लोकसभा में देखें तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 सीट लेकर कांग्रेस यहाँ पर खड़ी है। अगर उनको ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति को सुधारना है, तो बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत है। और संजय जी, क्या यही वजह है क्योंकि बहुत अच्छे आंकड़े इस बार मिल गए हैं विधानसभा में, तो इससे उत्साहित भी हैं और जीत का ये सिलसिला वो आगे बरकरार रखना चाहेंगे। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से वो एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही सरकार बनने के बाद से ही लोकसभा को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आप उसके फैसलों को देखें, पता चलेगा कि फैसले वो हो रहे हैं जो आने वाले लोकसभा में नुकसान ना करें, फायदा करें। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी का काम कर दिया, 2500 रुपये धान की बात कर दी। ज़मीन जो बस्तर में आदिवासियों की ज़मीन जो ली जा रही थी उद्योग के नाम पर, वो ज़मीन लौटाने का कार्रवाई तो कम से कम अब शुरू कर दी गई है। तो इस तरह से वो फैसले सरकार ले रही है। कमर्शलाइज्ड बैंकों से जो किसानों ने लोन लिया था, वो लोन वापसी की बात कर दी है भूपेश बघेल ने। तो एक तरह से जिन किसानों को कर्जा माफ़ी का अभी तक आनंद नहीं आया है, वो अब कम से कम खुश हो सकते हैं कि हाँ, आगे पीछे उनका कर्ज माफ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें तमाम जो सरकार कर रही है वो इसी के लिए कर रही है कि, और बजट सत्र भी इस बार देखिए 8 फरवरी से इन्होंने शुरू कर दिया है, तय किया है। तो 8 फरवरी से वो मार्च के पहले हफ्ते में फ्री हो जाएंगे और फिर पूरी तैयारी से पूरे जोर शोर से मिलाकर संजय जी पूरे प्लानिंग के साथ कांग्रेस जो है वो काम कर रही है ताकि उसको फायदा लोकसभा चुनाव में भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।